ये दूसरा एक केस आया, केशवानंद भारती केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरल 1973 में। क्लियर ना? अब यहां पर जो केस आया केशवानंद भारती, ये भी दूसरा मामला था, यहां भी एटेंडम प्रियम्बल का मामला आया। ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच डिस्प्यूट होने की वजह से यह मामला गया। केशवानंद भारती एक्चुअली केरल कर्नाटक के थे, बोले सॉरी केरल राज्य के थे, ठीक। वहां पर केरल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स डीपीएसपी को लागू करने को लेकर, ठीक है ना, डीपीएसपी को लागू करने को लेकर कुछ लॉ बनाए, कुछ कानून बनाए। और उस डीपीएसपी को लागू करने को लेकर जो कानून बनाया गया, उस कानून के माध्यम से कुछ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा था, ठीक है ना, कुछ मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो रहा था। चूंकि फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिसेबल है, ठीक। तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जब हो रहा था, तो इस मामले को लेकर केशवानंद भारती जो हैं वह केरल राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई फंडामेंटल राइट्स का विधिक महत्व है और आप नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट को लागू करने को लेकर आप हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। इस विवाद को लेकर, इस मुद्दे को लेकर केशवानंद भारती जो थे वह सुप्रीम कोर्ट में गए। क्लियर? तो वहां भी फिर प्रस्तावना का बात आई और यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अपने पुराने डिसीजन यानी बेरूबारी के मामले का एक तरह से रिव्यू किया। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को अपने पहले के डिसीजन का रिव्यू करने का राइट है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजन मतलब बेरूबारी, बेरूबारी के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया, समीक्षा की। और इस रिव्यू के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी के डिसीजन को पलट दिया, ठीक है ना। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती के केस में कि नहीं, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना जो है वह हमारे संविधान का आंतरिक भाग है। बेरूबारी के केस में क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग नहीं है, और इसमें क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का इंटरनल पार्ट है। यानी पुराने डिसीजन को चेंज कर दिया। क्लियर? तो पहला डिसीजन ये आया और दूसरा डिसीजन ये आया कि अब यहां भी क्वेश्चन आ गया कि जब ये हमारा इंटरनल पार्ट है प्रियम्बल, तो हम इसमें कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। जस्ट मैंने बैग के बारे में एग्जांपल दिया था, हम इसमें फ्रूट्स लेके जाएं या गाय का गोबर लेके जाएं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, तो उस स्थिति में पार्लियामेंट जो है वह संविधान के अन्य प्रोविजंस के समान, संविधान के अन्य उपबंधों के समान प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट कर सकती है, प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट कर सकती है। यानी जब यह हमारा अपना पार्ट है तो संसद जो है वह प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। क्लियर? क्लियर ना? और इसी डिसीजन के बाद पार्लियामेंट ने कौन से अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा प्रियम्बल में संशोधन अमेंडमेंट करते 3 शब्द जोड़े थे, तो खैर बताऊंगा मैं। तो दूसरा डिसीजन क्या रहा इसमें कि संसद जो है संविधान के अन्य प्रोविजंस के समान प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट कर सकती है। क्लियर? क्लियर ना? अब देखिए एक चीज और भी ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां पर मुद्दा यह था कि क्या संविधान में अमेंडमेंट करने का राइट्स पार्लियामेंट के पास है, ठीक। संविधान में अमेंडमेंट करने का राइट्स पार्लियामेंट के पास है, तो क्या पार्लियामेंट
के पास ये एब्सोल्यूट राइट है कि संविधान में कहीं भी अपने अनुसार अमेंडमेंट कर सकती है कि नहीं? अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी केस में देखिए, केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये एक ऐसा केस है जो कि हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। अब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज आया कि क्या पार्लियामेंट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का राइट्स आखिर कहां तक है? क्लियर ना? तो इस दूसरे केस के बारे में कल हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना? अभी केवल जानिए कि केशवानंद भारती के केस में पहला डिसीजन क्या था कि बेरूबारी के केस को रिव्यू किया गया और माना गया कि नहीं, प्रियम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा माना गया कि पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अन्य प्रोविजंस के समान प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट कर सकती है। क्लियर? और तीसरा डिसीजन था इस केस में, थर्ड डिसीजन जो महत्वपूर्ण था कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं भी पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं और वहां पर कोई ऐसा चीज आ जाए जो जिसका मीनिंग क्लियर नहीं हो, मीनिंग डाउटफुल हो, ठीक है ना? मीनिंग क्लियर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त अगर कहीं मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है, कहीं डाउट उत्पन्न हो रहा है, तो आखिर हम कैसे उस डाउट को, उस मीनिंग को क्लियर करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी मुद्दा आया कि आखिर भाई प्रियम्बल हम कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल के द्वारा तैयार किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा तैयार किया गया, तो भाई अब मान लीजिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो अपने विचारों को, अपने आइडियाज को भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं, तो आखिर कहीं भ्रम अगर उत्पन्न हो, कहीं मीनिंग क्लियर नहीं हो, कहीं डाउट उत्पन्न हो, तो आखिर हम कॉन्स्टिट्यूशन के उस पोर्शन को कैसे समझेंगे, अपने डाउट को कैसे क्लियर करेंगे, उसकी मीनिंग को कैसे हम क्लियर करेंगे? हमें क्या करना होगा? इस प्रश्न का भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर दिया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त कहीं भी कोई डाउट उत्पन्न हो या कहीं मीनिंग क्लियर नहीं हो, तो वैसी स्थिति में हम प्रियम्बल का मदद लेकर, प्रियम्बल की सहायता से हम उस चीज को, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? यानी डाउट उत्पन्न होगा तो मतलब सिंपल सा है कि कहीं भी अगर भ्रम उत्पन्न होगा, डाउट उत्पन्न होगा, मीनिंग क्लियर नहीं होगा, तो वहां पर 2-3 उसके मीनिंग निकलेंगे, तभी डाउट उत्पन्न होगा। तो हम उस मीनिंग को एडॉप्ट करेंगे जिसका झुकाव प्रियम्बल की तरफ होगा। हाँ, यानी हम उस मीनिंग को एडॉप्ट करेंगे जो जिसका इंटेंशन प्रियम्बल की तरफ झुका हुआ हो। क्लियर ना? यानी हम सिंपल सा मतलब हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त हम कहीं भी डाउट हो तो हम प्रियम्बल की सहायता से उस मीनिंग को, वो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर ना? यही 3 डिसीजन आया था केशवानंद भारती में।